वैसे ही हैं बिल्कुल सेम, लेकिन यहाँ थोड़ा अच्छे तरीके से एलैबोरेट करके दे रखा है। सबसे पहले कह रहा है कि भारत में अभी तक 1956 की औद्योगिक नीति लागू थी, जिसके अंतर्गत 1977, 1980 और 1990 में कुछ स्पष्टीकरण किए गए, मतलब कि कुछ सुधार किए गए, उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए। परंतु कांग्रेस सरकार ने केंद्र में सत्ता में आने पे, जब कांग्रेस आई तो उन्होंने क्या करा, 24 जुलाई 1991 को बिल्कुल नई औद्योगिक नीति संसद में क्या कर दी, घोषणा कर दी उसकी। इस नीति की प्रमुख बातें जो हैं वो निम्न प्रकार की हैं, या प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो निम्न प्रकार की हैं। जैसे कि 4-5 इसके कुछ इंपॉर्टेंट हुए हैं, ज़रा देखेंगे। वही हैं जो हम पीछे क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ के आए थे, लेकिन यहाँ देख लीजिए। सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो है लाइसेंस। तो कुछ प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, चाहे उसमें कितनी भी पूंजी क्यों ना लगाई जाए। हमने ये पढ़ा था उसके अंदर कि अब केवल पाँच उद्योग ऐसे हैं जिसके लिए लाइसेंस की ज़रूरी है। अब उन पाँच उद्योगों को छोड़कर अगर कोई बंदा किसी भी टाइप की इंडस्ट्री को ओपन करना चाहता है तो अब उसके लिए लाइसेंस ज़रूरी नहीं है। बिना लाइसेंस के वो क्या कर सकता है, बिना लाइसेंस के वो जो है इंडस्ट्री ओपन कर सकता है। कैसी भी इंडस्ट्री हो, कितना भी पैसा लगाओ, पैसे की कोई लिमिट नहीं है, चाहे वो करोड़ों रुपए कितना भी लग रहा हो। दूसरा हमने पढ़ा था विदेशी विनियोग। विदेशी विनियोग का मतलब क्या होता है कि दूसरे देश का बंदा हमारे देश में आकर अगर विनियोग करना चाहता है तो पहले केवल 40% की अनुमति थी, 40%, ठीक है। लेकिन अब उसको बढ़ाकर, हमने अलग अलग इंडस्ट्री के टाइप के अंदर पढ़ा था, उसको बढ़ाकर अब किसी के लिए 51 हो गया, किसी के लिए 74 हो गया, किसी के लिए 50 हो गया। अलग अलग तरीके की इंडस्ट्री का टाइप डिपेंड करता है कि एक फॉरेन इन्वेस्टर किस टाइप की इंडस्ट्री में कितना इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, मैक्सिमम 51%। देखिए 40% में दिक्कत क्या थी, पहले आप ये समझिए बेटा। टोटल जो परसेंट होता है वो 100% होता है, ठीक है। तो अगर फॉरेनर्स को 40% की अनुमति है, ठीक है, तो कंपनीज़ के अंदर मीटिंग्स वगैरह होती हैं, वोटिंग राइट वगैरह होते हैं, तो इनको इतना अधिकार नहीं मिल पाता था, क्योंकि 40% इनके पास है, बाकी का 60% जो है वो इंडियन के पास ही है। तो इनको इतना राइट नहीं मिल पाता था, इतना अधिकार नहीं था इनका, इसलिए कोई दूसरे देश का बंदा इतना इन्वेस्ट नहीं करता था। लेकिन जब इसको 51% कर दिया गया तो अब तो 50% से ज़्यादा हो गया। तो अब कंपनी में इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो अब बढ़ गई, अब इनको भी राइट्स मिलने लगे कई सारे। तो मीटिंग्स वगैरह में, वोटिंग राइट्स वगैरह में कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि अब 51% हो गया, 50% से ज़्यादा कंपनी में हक हो गया इनका, इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब सिस्टम कुछ इंटरेस्टिंग बना, अब दूसरे देशों के लोग भारत की कंपनियों में इन्वेस्ट करने लगे। पहले 40% जब था तो इन सब चीज़ों के वजह से ही, वोटिंग राइट्स वगैरह, मीटिंग वगैरह की वजह से ही इतने लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि 40% ही केवल इनके पास होता था। तो अब भारत में विदेशी पूंजी निवेश की स्वीकृति प्रदान करने में कोई अड़चन नहीं होगी। विदेशी निवेश वाली कंपनियों द्वारा विदेशी भेजा गया मुनाफा एक विशेष अवधि में निर्यात आमदनी से चुकाया जाएगा। इसको छोड़ सकते हो आप, बस आपको ये ध्यान रखना है कि पहले जो परसेंटेज 40% की थी वो उसको बढ़ाकर 51% तक जो है कर दिया गया। दूसरा आपको ध्यान रखना है, तीसरा जो पॉइंट है ये विदेशी तकनीक। पहले हम दूसरे देशों से कुछ आयात भी नहीं कर सकते थे, आयात पे भी रिस्ट्रिक्शंस थी, ना तो कोई टेक्नोलॉजी, कोई मशीन, कुछ हम आयात नहीं कर सकते थे। उत्पादन व निर्यात में वृद्धि के लिए विदेशी पूंजी निवेश और विदेशी तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। विदेशी पूंजी निवेश के प्रस्ताव के साथ विदेशी तकनीक प्राप्त करना अब आवश्यक नहीं है। पहले हमारे को बेटा आयात पे भी रिस्ट्रिक्शन थे कई सारे, लेकिन इस नीति के अंतर्गत अब हम दूसरे देशों से जो भी तरीके की टेक्नोलॉजी वगैरह हम लेकर आना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी वगैरह वो भी हम आयात कर सकते हैं, कोई भी मशीन आयात कर सकते हैं। और कोई दूसरे देश का बंदा भारत के अंदर आकर अगर निवेश करना चाहता है तो वो भी अब क्या है, कर सकता है। लेकिन पहले इस चीज़ की अनुमति नहीं थी कि कोई दूसरे देशों की कंपनियां भारत के अंदर आकर अपना सेटअप कर सके। लेकिन पहले ये सब नहीं था। आज तो हमारे आज भारत के अंदर देखोगे सारी दूसरे देशों की कंपनियां हैं, भारत के अंदर अपनी कंपनियां कम है, दूसरे देशों की ज़्यादा हैं।
तो ये सब 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी की वजह से हुआ है, लेकिन पहले इस टाइप की अनुमति नहीं हुआ करती थी। फिर है सार्वजनिक क्षेत्र। इसमें हमने ये पढ़ा कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर सरकार ने अपनी इम्पोर्टेंस को कम किया। 1956 की जो औद्योगिक नीति थी उसमें कैटेगरी 1 में सरकार ने अपने लिए कई सारी इंडस्ट्रीज़ को रिजर्व करके रख लिया था। तो उसमें फिर सरकार ने अपने उद्योगों की, जैसे 12 कुछ 17 उद्योग कुछ थे, तो उसमें सरकार ने क्या करा, सरकार ने अपनी इम्पोर्टेंस को कम किया अपने लिए, उनमें उद्योगों की संख्या को घटाया कि अब भाई ये उद्योग जो है वो निजी वाले भी खोल सकते हैं। तो उन्होंने जो है क्या किया कि वो सारे के सारे निजी उद्योग जो ठीक नहीं चल रहे, लॉस सफ़र कर रहे हैं, तो उनको या तो पूरा का पूरा बेच ही डाला निजी वालों को, या उनका विनिवेश कर दिया, कुछ शेयर्स जो है निजी वाले को बेच दिए। फिर हमने एक पढ़ा था MRTP एक्ट। MRTP एक्ट के अंदर संशोधन, इसको MRTP एक्ट कहते हैं। एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में संशोधन। ये जो एक्ट है MRTP एक्ट, ये बड़े पैमाने के उद्योगों पर जो है लागू होता है। इसमें बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए रूल रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस वगैरह जो हैं वो लगी जाती हैं। तो इसके अंदर पहले बड़े पैमाने के उद्योगों पे कई सारे रूल रिस्ट्रिक्शंस थे, लेकिन 1991 की जो पॉलिसी आई उसके अंदर जो है इसको रेक्टिफाई किया गया। जो भी रूल रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको जो है उनके ऊपर जो है क्या किया गया, उसको ख़त्म किया गया, ताकि बड़े पैमाने के उद्योगों पे ज़्यादा किसी तरीके की बाउंडेशन ना रहे। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई इस अधिनियम में संशोधन क्या किया गया, कह रहा है इस अधिनियम में संशोधन किया जाएगा जिससे कि नई कंपनियों को स्थापित करने, कोई भी अपनी नई कंपनी खोलना चाहता है, एक कंपनी का दूसरी कंपनी में विलय कर दे, या मतलब कि दो कंपनियां मर्ज हो जाएं आपस में, दो कंपनियों का आपस में मिलान हो जाए, एक कंपनी का दूसरी कंपनी में विलय, मतलब एक पूरी ख़त्म हो रही है और दूसरी बन रही है, अमेलगमेशन हो रहा है, मर्ज हो रही है, ठीक है, या एक कंपनी दूसरी को ख़रीद रही है, या कुछ भी हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जब दो कंपनियों में से कुछ भी हो रहा है, तो कह रहा है ऐसी सिचुएशन में केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति की अब आवश्यकता जो है वो नहीं होगी। पहले ये सब काम करने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। अगर अनुमति मिलेगी तो ही हो सकता है, अगर अनुमति नहीं मिलेगी तो नहीं हो सकता। तो अब सरकार ने सिस्टम ख़त्म कर दिया गया। लेकिन नई शक्तियाँ वाले MRTP आयोग को अधिकार होगा कि वह एकाधिकार वाली प्रतिबंधित और गैर वाजिब गतिविधियों को अपने आप जांच करे, उपभोक्ताओं की शिकायतों की जांच करे। अब MRTP की संपत्तियों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी। फिलहाल MRTP एक्ट के अंदर क्या था, बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए जो रूल एंड रेगुलेशंस से सरकार ने बना रखे थे उसको अब सरकार ने मोस्टली ख़त्म कर दिया है कि ठीक है, आप जो है अब जो दो कंपनी आपस में मर्ज होना चाहती हैं या एक कंपनी दूसरी को ख़रीदना चाहती है, इस्टेब्लिश करना चाहती है, तो आप अब बिना मेरी परमिशन के कर सकते हो। तो ये जो हैं ये पांच फीचर हम वहाँ पे भी पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। आप क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़ना चाहते हो, क्वेश्चन नंबर 6 से भी पढ़ सकते हो, यहाँ से पढ़ना चाहते हो यहाँ से भी पढ़ सकते हो। दोनों में सेम ही चीज़ें लिखी हुई हैं, सेम ही कंटेंट है, बट यहाँ थोड़ा ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है पॉइंट वाइज, तो कोई अलग नहीं है, वही चीज़ है जो वहाँ पे हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे कहता है, अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे। अब ये कहता है कि देखिए कह रहा है नवीन औद्योगिक नीति, मतलब नई औद्योगिक नीति 1991 अब तक अपनाई गई नीतियों से अलग है। पिछली औद्योगिक नीति 1948-1956 का उद्देश्य औद्योगिक विकास को तीव्र गति से करना था, परंतु 7वीं योजना में यह महसूस किया गया कि आवश्यकता विदेशी प्रतिस्पर्धा के सामने टिकने और नियंत्रणों को ढीला करने की है, जिससे कि औद्योगिक उत्पादन तीव्र गति से भी विदेशियों सभी दिशाओं में बढ़ सके और निर्यातों में वृद्धि हो सके। इसको आप चाहो तो छोड़ सकते हो, कोई ऐसा खास नहीं लिखा है। यहाँ से देखिए, अब हमें क्या करना है, ये तो थे इसके फीचर्स, ये 5 तरीके के कि इसके क्या फ़ीचर्स हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, नई औद्योगिक नीति की जो है, ठीक है, इसकी आलोचना का मतलब क्या होता है, आलोचना का मतलब होता है इसकी कमियाँ हमको बतानी है। नई औद्योगिक नीति 1991 की, जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, जितने भी बंदे हैं,
उन्होंने इसकी क्या क्या कमियां बताई हैं। आलोचना का मतलब होता है कमियां। तो अगर क्वेश्चन में इस तरीके का आ जाए, ये वाला क्वेश्चन आएगा जैसे कि भारत की नई औद्योगिक नीति का मूल्यांकन कीजिए, ये वाला, जैसे कि ये लिखा हुआ है। तो इस मूल्यांकन के अंदर आपको क्या करना है, इस मूल्यांकन के अंदर आपको फ़ायदे भी बताने होते हैं और नुकसान भी बताने होते हैं। पहले कुछ फ़ायदे बताएंगे और फिर जो है कुछ नुकसान बताएंगे। तो नुकसान तो इसने यहाँ पे भी लिख रखे हैं, नुकसान यहाँ पे भी लिख रखे हैं। आप यहाँ से पढ़ना चाहते हो यहाँ से भी पढ़ सकते हो, यहाँ से पढ़ना चाहते हो यहाँ से भी पढ़ सकते हो। पहले जो है, चलो देखिए यहाँ से पहले हम ये वाले 4 नुकसान पढ़ते हैं कि इसकी कमियाँ क्या हैं। पहले लिखा हुआ है विदेशी पूंजी से खतरा। इसका मतलब क्या हुआ, विदेशी पूंजी से खतरा? विदेशी पूंजी से खतरे का ये मतलब है कि भाई आपको पता ही होगा कि भारत जो है पहले भी किस तरीके से अंग्रेज़ों का गुलाम बना था, ठीक है। वो भी इसी तरीके से कंपनी को लेकर आए थे इंडिया के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, अगर आपको कुछ याद होगा, कक्षा 10th वगैरह के अंदर भी आपने पढ़ा होगा। पहले भी हम इसी तरीके से अंग्रेज़ों के ग़ुलाम बन चुके थे और 200 साल तक ग़ुलाम रहे, तब जाके आज़ादी मिली थी। और अब हमने फिर से दूसरे देशों को बोल दिया कि ठीक है जी, आप हमारे देश में आ जाओ, कंपनी को खोल लीजिए। और आज अभी हमारी हालत ऐसी हो चुकी है, हम प्रॉपरली दूसरे देशों की कंपनियों पे डिपेंड हो चुके हैं। हमें तो अपने देशों की कंपनियां समझ ही नहीं आती, अपने देश की कंपनियों के प्रोडक्ट अच्छे ही नहीं लगते। हमारे को तो दूसरे देशों की कंपनियों के प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं। प्रॉपर हम जो हैं निर्भर हो चुके हैं दूसरे देशों की कंपनियों पे। अब हम उनके प्रोडक्ट्स के बिना नहीं रह सकते। तो इससे क्या होता है, जब दूसरे देशों की कंपनियों को ही पता चल गया हाँ भाई अब इन देशों के जो लोग हैं वो हमारे उस पर निर्भर हो चुके हैं, तो वो फिर क्या करती है, पॉलिटिकल इंटरफेयर करती है। पॉलिटिकल इंटरफेयर का मतलब क्या होता है, राजनीतिक हस्तक्षेप करती है देश के अंदर, कि जो चाहती है कि जैसा जैसा मैं चाहती हूँ वैसा वैसा हो कंट्री के अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ से क्या होता है, इस चीज़ से फिर हम एक बार को फिर उसी सिचुएशन में एक टाइम ऐसा भी आ सकता है, पता चला हम फिर से जो है गुलाम बन जाएं। दूसरा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है विदेशी पूंजी से खतरा। दूसरा लिखा हुआ है भ्रष्टाचार की गुंजाइश। सरकार ने अभी भी चीनी, कोयला, पेट्रोल, दवाइयों व विलासिता की वस्तु के उत्पादन को लाइसेंस मुक्त नहीं किया है। हमने पढ़ा है पीछे कि भाई अभी 5 से 6 उद्योग ऐसे हैं जिसके लिए लाइसेंस अभी ज़रूरी है। इससे प्रतीत होता है कि अभी भी भ्रष्टाचार की गुंजाइश है। मतलब क्या हुआ बेटा, मतलब ये हुआ जैसे कि मान लीजिए मुझे दवाइयों का काम खोलना है, ठीक है, मुझे जो है दवाइयों का काम खोलना है, मुझे केमिस्ट का शॉप खोलनी है, तो बेटा उसके लिए लाइसेंस चाहिए। बिना लाइसेंस से जो है मैं काम नहीं कर सकता। तो अब सिंपल सी बात है, लाइसेंस किससे लेना है, सरकार से लेना है। इस चीज़ की परमिशन लेनी है कि मैं दवाइयों का काम करना चाहता हूँ। तो बेटा सरकारी काम है और आपको भी पता है कोई भी सरकारी काम बिना पैसे के जो है नहीं होता है। अगर सरकार से आपको लाइसेंस चाहिए तो भैया सरकार को कुछ ना कुछ पैसा खिलाना ही पड़ेगा, तब तक आपको लाइसेंस नहीं मिलने वाला बिना पैसे दिए। बिना पैसे के तो कोई काम होने ही नहीं वाला। तो जब तक इन उद्योगों के लिए लाइसेंस है तब तक भारत के अंदर भ्रष्टाचार तो रहेगा ही रहेगा। और इन उद्योगों के लिए क्या, भारत के अंदर तो भ्रष्टाचार भरा ही पड़ा है। बट इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि नई, हम अभी फ़िलहाल नई औद्योगिक नीति की बात कर रहे हैं, तो नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत अभी भी 5 से 6 उद्योगों के लिए लाइसेंस है। तो लाइसेंस भाई तभी मिलेगा जब सिंपल सी बात है सरकार को आप पैसा दोगे। करप्शन जो है तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक इन उद्योगों के लिए लाइसेंस ख़त्म नहीं होगा। तो ये इसकी अगली डिसएडवांटेज है। फिर लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के समक्ष आत्मसमर्पण। कह रहा है कुछ लोगों का कहना है कि नई औद्योगिक नीति अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के सामने आत्मसमर्पण है, जिसने भारत की आर्थिक स्वायत्ता पर प्रश्न चिन्ह जो है वो लगा दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है ना, हमने इस पॉलिसी को अडॉप्ट क्यों किया, हमने इस पॉलिसी को अडॉप्ट इसलिए किया था बेटा क्योंकि 1990 तक आते आते पहले हमने 1956 की औद्योगिक नीति को अपनाया कि भाई हम दूसरे देशों से कुछ नहीं करेंगे। कई सारे रूल रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे।
उसके बाद 40 सालों तक हमने इसी पॉलिसी को अडॉप्ट किया, बस उसमें चेंज करते गए थोड़ा थोड़ा थोड़ा। 1956 के बाद 77 में, 80 में, 90 में, उसमें बस चेंज किया हमने। और 1990 तक आते आते हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि हमारे पास 10 दिन के आयात तक के पैसे नहीं थे। तब जाके हमने अपना सोना गिरवी रख के वर्ल्ड बैंक से जो है लोन लिया था, ताकि हमारे ऊपर जितना भी कर्ज़ा वगैरह उस सबको ठीक किया जा सके। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जब अपने पे पड़ी तब जाके आपने इस चीज़ को अपनाया, वरना आप जो है उसी पे ही चलते रहते जो था। तो मतलब ये है, वो है कि समय पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, वही वाली बात। फिर लिखा हुआ है लास्ट, नेहरू महनबीस मॉडल को विदाई। इसमें क्या लिखा हुआ है, कह रहा है नई नीति ने नेहरू महनबीस मॉडल को अलविदा कह दिया है। नई नीति से आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण होगा तथा उत्पादन की प्राथमिकताएं बदल सकती हैं, जो समाजवादी समाज के अनुरूप नहीं हो सकती। इससे आर्थिक विषमताएं बढ़ सकती हैं। बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। मैनवीस कौन है? मैनवीस एक तरीके के इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, कई तरीके की बेटा इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो भी होती है, जो भी बनती है, वो किसी ना किसी मॉडल पर आधारित होती है, ठीक है। तो इन्होंने भी अपना एक मॉडल बनाया था जिसमें ये बोला गया कि भाई यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, कह रहा है आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण होगा। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी आप देख रहे हो धीरे 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 सब कुछ बेटा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है सब कुछ प्राइवेट होता जा रहा है आज के टाइम पे, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो आप फिर लोग क्या कहते हैं, जब सब कुछ प्राइवेट होता जा रहा है तो सिंपल सी बात है, गरीब उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो ये सब, और आज के टाइम में ये सब क्यों हो रहा है, आज के टाइम में ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने 90 इस तरीके की इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लॉन्च कर रखा है। तो यहाँ पे भी यही बात की गई है कि इससे भाई आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण का मतलब है कि सब कुछ प्राइवेट लोगों के हाथों में बंद कर रह जाएगा और उत्पादन की प्राथमिकताएं बदल सकती हैं। मतलब कि प्राइवेट वाले बेटा केवल उन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो अमीर लोगों को चाहिए होती हैं, वो उन वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते जो गरीब लोगों को चाहिए होती हैं। वो केवल वही वस्तु बनाते हैं जिनसे उनको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। तो लिखा हुआ है जो समाजवादी समाज के अनुरूप नहीं हो सकती। समाजवादी समाज के अनुरूप मतलब, क्योंकि जब ये वो वस्तु बनाएंगे ही नहीं जो गरीब लोगों को चाहिए, तो फिर ऐसी वस्तु बनाने का फ़ायदा क्या होगा। वस्तुएं केवल उनके लिए बनेंगी जो अमीर लोगों को चाहिए, क्योंकि प्राइवेट वाले केवल वही वस्तु बनाते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होता है। फिर इससे क्या होगा, इससे आर्थिक विषमताएं बढ़ सकती है, मतलब देश के अंदर अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर है वो बढ़ सकता है। तो ये इसके 4 डिसएडवांटेज लिखी हुई हैं, और अभी हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे, यहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हो। अब जैसे इसके मूल्यांकन की बात करते हैं। इसके मूल्यांकन के अंदर जैसे जो क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 8 है, उसके अंदर आपको ये वाले पॉइंट लिखने हैं, इसके फ़ायदे। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सरकार की औद्योगिक नीति कहाँ तक सफल रही है, इस संबंध में विद्वानों ने संबंध में एक राय नहीं है। कुछ का कहना है कि भारत की औद्योगिक नीति सफल रही है, जिसके संदर्भ में निम्न तर्क प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पे बेटा ये 4 से 5 पॉइंट इसके फ़ायदे को बता रहा है। तो जो पीछे क्वेश्चन नंबर 7 और जो क्वेश्चन नंबर 8 है, जहाँ पे वो पूछ रहा था कि जो नई औद्योगिक नीति है वो आर्थिक विकास कर पाई है नहीं कर पाई है, कहाँ तक सफल रही है वो, तो उसमें आपको ये वाले पॉइंट लिखने हैं, ये वाले 4। ये बेटा इस सब क्वेश्चन नंबर 6 में नहीं लिखा हुआ है, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे लिया है। तो यहाँ से आप इसको पढ़ेंगे। सबसे पहला लिखा हुआ है इसने, पहला फ़ायदा क्या हुआ है जब से हमने 1991 की पॉलिसी को अडॉप्ट किया है। सबसे पहले लिखा हुआ है औद्योगिक विकास में तीव्रता, मतलब कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है उसमें हमें इंक्रीमेंट देखने को मिली है, जिसके लिए हमने इसको अडॉप्ट किया था। औद्योगिक नीति के अंतर्गत देश में औद्योगिक विकास जो है, कह रहा है औद्योगिक नीति के अंतर्गत देश में औद्योगिक विकास जो है वो तेज हुआ है। नए बड़े प्रकार के उद्योग स्थापित हुए हैं, जिसके फलस्वरूप उत्पादन बढ़ा है और भारत अब औद्योगिक वस्तुओं के आयात के स्थान पर निर्यात करने लगा है। क्या बोला इसने, कह रहा है जब से हमने
1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लॉन्च किया है ना, तो देश के अंदर, भारत के अंदर कई तरीके की इंडस्ट्रीज़ अब ओपन हो चुकी हैं। बड़े पैमाने के उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, सारे के सारे उद्योगों की स्थापना अब धीरे धीरे निरंतर बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से देश के अंदर उत्पादन बढ़ रहा है। और भारत जो वस्तुएं पहले दूसरे देशों से खरीदता था, औद्योगिक वस्तुएं मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो भी होते हैं, कृषि को छोड़कर, गेहूं चावल वगैरह इन सब को छोड़कर जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये पहले हम दूसरे देशों से लेते थे, आयात करते थे, लेकिन जब से हमने 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लॉन्च किया है, अब हम इनके आयात के स्थान पर उल्टा अब हम दूसरे देशों को इनको बेचते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी क्या है, एक अचीवमेंट है कि जो चीज़ हम पहले दूसरे देशों से ख़रीदते थे, आज हम जो है वही चीज़ें दूसरे देशों को बेच रहे हैं। तो ये हमारा इस पॉलिसी का सबसे पहला फ़ायदा है और इसकी सफलता का सबसे पहला जो है पॉइंट है। दूसरा है लघु और कुटीर उद्योगों का विकास हुआ है इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी की वजह से। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, भारत की नई औद्योगिक नीति के फलस्वरूप लघु और कुटीर उद्योगों का जो है काफ़ी विकास हुआ है और वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण स्थान जो है वो बना लिया है। 1996 और 1997 में इन उद्योगों ने इतने करोड़ रुपए का माल का क्या किया है, निर्माण किया है। ठीक है, 4,12,636 करोड़ रुपए के माल का मतलब इतने करोड़ रुपए के गुड्स जो हैं केवल कौन मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, लघु और कुटीर उद्योग वाला। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी जो है गर्व की बात है, क्योंकि बेटा ये जो उद्योग होते हैं ये श्रम ज्ञान उद्योग होते हैं, लोगों को इससे काम धंधा जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिलता है और इनके विकास का मतलब है लोगों को काम धंधा ज़्यादा मिलेगा, बेरोजगारी कम होगी। तो ये भी सब किस वजह से पॉसिबल हो पाया, ये इतना करोड़ों रुपए का उत्पादन कैसे कर पा रहे हैं, नई औद्योगिक नीति 1991 की वजह से। बाकी इससे प्रीवियस जितनी भी पॉलिसी थी उसकी वजह से भी बेटा ऐसा हुआ है, क्योंकि हमने सारी की सारी पॉलिसी जितनी भी पढ़ी है वहाँ पे सभी पॉलिसी के अंदर लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था। प्लस लिखा हुआ है तीसरा, सार्वजनिक क्षेत्र का विकास। कह रहा है पिछले कुछ वर्षों में, सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब सरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का भी जो है विकास हुआ है। 1960 के दशक में इसमें केवल 953 करोड़ रुपए की पूंजी लगी हुई थी और अगर हम 2001 की बात करें तो ये बढ़कर जो है इतने करोड़ रुपए जो है हो गई। मतलब ये कह सकते हो कि पहले जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ थी वो भी कम थी, ठीक है, और इतनी बड़ी मात्रा में कैपिटल नहीं लगी हुई थी, केवल 953 करोड़ रुपए। अब उसमें केवल गिनी चुनी इंडस्ट्रीज़ होंगी। और अगर हम बात करते हैं सन 2000 से 2001 की, तो भाई कितना लिखा हुआ है, 3,30,650 करोड़, जो कि इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो भाई इससे कहीं गुना ज़्यादा है, जो कि किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि गवर्नमेंट सेक्टर भी जो है अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। अगला क्या पॉइंट लिखा हुआ है, पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास में तीव्रता। हमने इससे पीछे जितनी भी पॉलिसीज़ पढ़ी हैं बेटा, वो सब ग्रामीण क्षेत्र, पिछड़े हुए क्षेत्र और लघु उद्योगों के विकास पर बल देती थी और ये पॉलिसी जो है ये भी इसी पे भी बल देती है। कह रहा है पिछले कुछ वर्षों में पिछड़े राज्यों में अनेक छोटे और बड़े उद्योगों की स्थापना की गई है। पीछे जितनी भी हमने इंडस्ट्री पढ़ी थी उसमें सरकार का ये ऑब्जेक्ट था कि इंडस्ट्री अगर ओपन हो तो पिछड़े हुए क्षेत्रों में ओपन हो, क्योंकि डेवलप में तो हो ही जाएगी, डेवलप हो ही जाएगा। पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिए इन एरिया के अंदर इंडस्ट्री ओपन होनी चाहिए, जिससे इन राज्यों के औद्योगिक विकास में क्या है, तीव्रता है, और वो हुआ। और ऐसा केवल नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 की वजह से हुआ है। और पांचवा पॉइंट लिखा हुआ है विदेशी उपक्रमों की स्थापना। भारत में अनेक उपक्रम विदेशों की सहायता से जो है स्थापित किए गए हैं। 1951 में केवल 51 विदेशी उपकरण थे, लेकिन आज इनकी संख्या 6000 के लगभग है। देख लीजिए, 6000 के लगभग। इससे देश के औद्योगिक विकास में सहायता मिली है। तो अगर बेटा आपसे इसकी सफलता पूछे, नई औद्योगिक नीति की सफलता, तो आपको ये पांचों पॉइंट लिखने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 है और जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें भी ये आप 5 पॉइंट बहुत ही आराम से लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कह रहा है लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि औद्योगिक नीति सफल नहीं है।
अब ये इसकी डिसएडवांटेज बता रहा है। वह इस संबंध में निम्न तर्क प्रस्तुत करते हैं। अब इसकी कौन कौन सी ये 4 पॉइंट इसने लिखे हुए हैं। आप चाहो तो बेटा ये 4 पॉइंट भी लिख सकते हो, ठीक है, ये वाले 4 पॉइंट भी लिख सकते हो, या जो अभी हम बेटा पीछे पढ़ के आए हैं वो वाले 4 पॉइंट भी आप जो है लिख सकते हो। आपको जो उनसे समझ में आ रहे हैं आप वो वाले 4 पॉइंट जो है लिख सकते हो। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि सार्वजनिक क्षेत्र की असफलता। इसका मतलब क्या हुआ, हमने ये पढ़ा था पहले कि भाई उस टाइम पे जो है ना सार्वजनिक क्षेत्र के ही उद्योग थे, निजी वाले नहीं थे। तो ऐसा क्यों हुआ क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र ही थे सारे के सारे और सरकार अंधाधुंध इन उद्योगों की स्थापना कर रही थी। तो ये जो है कई सारे उद्योग ऐसे थे जो कि बेटा लॉस सफ़र कर रहे थे, सरकार को जो है केवल लॉस ही लॉस दे रहे थे। तो गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो पूरी तरीके से जो है फेल हो चुका था और जितनी भी डिमांड थी वो जो है गवर्नमेंट सेक्टर पूरी नहीं कर पा रहा था। इस वजह से भी सरकार ने ये डिसीजन लिया, जितने भी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ थी वो बिल्कुल इनएफिशिएंसी के साथ भ्रष्टाचार, बेईमानी और यही सब चल रहा था, क्योंकि सरकारी काम है तो सरकारी कामों में और सरकारी इंडस्ट्रीज़ में यही होना है और कुछ नहीं होना। बड़े घरानों को लाभ, मतलब केवल बड़े बड़े जो घराने थे उन्हीं को इनका फ़ायदा हो रहा था, उन्हीं के पास सारे के सारे इनके अधिकार थे। छोटे लोगों को, छोटे उद्योगपतियों को इनसे कोई भी लाभ नहीं हो रहा था। तो और क्षेत्रीय असमानता में कोई खास परिवर्तन ना होना, मतलब मोस्टली जो उद्योग हैं वो डेवलप एरिया में इस्टेब्लिश हो रहे थे, अनडेवलप में इस्टेब्लिश नहीं हो रहे थे। तो अगर आप ये वाले 4 लिखना चाहते हो, ये वाले 4 लिख सकते हो इसकी कमियों में, इसकी डिसएडवांटेज में। या मैंने ये जो यहाँ पे ये पढ़ाए हैं ये वाले, यहाँ पे भी बेटा ये लिखा हुआ है विदेशी पूंजी से खतरा, भ्रष्टाचार, ये यहाँ पे भी यही 4 हमने पढ़े हैं और यहाँ पे भी यही लिखे हुए हैं, भ्रष्टाचार, विदेशी पूंजी से खतरा। तो आप वो वाले 4 पॉइंट भी यहाँ पे लिख सकते हो। ये क्वेश्चन बेटा हमने इसलिए पढ़ा है क्योंकि इसके अंदर इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, इसकी सफलताएं, इसकी असफलताएं, इसकी विशेषताएं और इसके बारे में कि ये क्या थी 1991 की पॉलिसी। तो आप ये वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं और छठे क्वेश्चन में भी यही पॉइंट है, बार बार कह रहा हूँ, सेम है, कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है। और अगर 7वें और 8वें क्वेश्चन आ जाए इस तरीके का तो आपको ये वाले 5 पॉइंट लिखने हैं जो यहाँ पे इसकी सफलता के लिखे हुए हैं। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है आपको बेटा, सबसे पहले तो ये समझना है कि वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है